हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यूपीपीएससीएस आरओ एआरओ के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत कालीन प्रशासन। इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा करेंगे और ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और यूपीपीसीएस 2021 आरओ एआरओ 2021 से संबंधित जो भी पॉसिबल सामग्री होगी वो आपको इस वेदिकोस के यूट्यूब चैनल पर अवश्य उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को। आपका मोटिवेशन हमारे लिए वीडियो बनाने को प्रेरित करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक जो संरचना है इस चैप्टर की, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके ओके चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक संरचना है। दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक संरचना है इसको हम डिवाइड करेंगे उत्तराधिकार के संबंध में, कि उत्तराधिकार किससे संबंधित उनके जो कार्य थे वो कैसे करते थे, प्रशासन कैसे चलाते थे, ठीक है, सैनिक संगठन कैसा था उनका, न्याय और दंड व्यवस्था कैसी थी, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, उद्योग व्यापार की स्थिति क्या थी, दास, सिक्के और निर्यात की व्यवस्था की बात भी हम लोग आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराधिकार की कि जो सल्तनत काल था उसमें उत्तराधिकार की क्या व्यवस्था थी। उत्तराधिकार का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था सल्तनत काल में। हालांकि इल्तुतमिश ने इस उत्तराधिकार को वंशानुगत बना दिया। जब उन्होंने, आपने पढ़ा था जब मैं पढ़ा रहा था आपको गुलाम वंश, तो उन्होंने जब अपने सिक्कों पर ग्वालियर विजय के बाद रजिया का नाम लिखाना शुरू कर दिया था। खिलजी क्रांति के बाद पहली बार भारतीय मुसलमान भी सत्ता पर अपना पकड़ बनाने में कामयाब रहे और तुगलक शासन के समय ये जो पूरा सत्ता का तंत्र था वो कुलीन जो आधार था वो समाप्त हो गया। तुगलक एक व्यक्तिगत नाम था। फिर आए लोदी। लोदी ने कुलीन तंत्री आधार को फिर से आरंभ कर दिया, जो जिसका तुगलकों ने समापन कर दिया था उसको लोदी ने फिर से स्टार्ट कर दिया। और राजनीतिक पदों और सेना का अफगानीकरण भी लोदियों ने किया। आपको पता है कि लोदी अफगानी थे, ठीक है ना, तो इन्होंने अपनी जो सेना थी उसका भी अफगानीकरण और जो राजनीतिक उच्च पद थे उनका भी अफगानीकरण करना प्रारंभ कर दिया। ओके, दूसरा बात करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सरदार था और बलबन ने इस सरदार की जो प्रथा थी इसकी कमियों को समझा और राजत्व को अमीर वर्ग के ऊपर रखा। जिसे सरदार जो व्यवस्था थी इसको इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया। बलबन ने इस प्रथा को समझा और राजत्व को अमीर वर्ग से ऊपर रखा, ठीक है, ताकि जो अमीर वर्ग था, जो बुर्जुआ वर्ग था ऊपर का, वो राजत्व में यानी कि राज्य के जो कार्य हैं उसमें हस्तक्षेप ना कर पाए। फिर आए अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने भी सुल्तान के पद को, गरिमा को सर्वक्षित बनाकर रखा। जो सुल्तान की गरिमा थी उसको बनाकर रखा और स्वयं सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, ठीक है। एमबीटी भी योग्यता अनुसार एमबीटी ने भी पद बांटे। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने पदों का जो बंटवारा था वो योग्यता के अनुसार किया, ठीक है ना, योग्यता अनुसार उसने पद बांटे। फिर आते हैं फिरोज तुगलक की बात करते हैं। उसने, फिरोज तुगलक चूँकि सस्ती लोकप्रियता के लिए फेमस है तो उसने उलेमाओं का जो हस्तक्षेप था अपने प्रशासन में वो उसके समय बढ़ गया और सुल्तान के पद की गरिमा भी फिरोज तुगलक के समय गिर गई। इस यहाँ पर इसका ह्रास होने लगा। लोदी जो वंश था, ये जो लोदी शासक थे, उन्होंने समानता पर ज़्यादा जोर दिया। तो जो व्यवस्था थी वो राजतंत्री ना होकर कुलीन तंत्री व्यवस्था हो गई। यानी इल्तुतमिश ने सरदार व्यवस्था को बढ़ाया, बलबन ने राजत्व व्यवस्था को अमीर वर्ग से ऊपर रखा, गरिमा ने भी, जो अलाउद्दीन था उसने भी सुल्तान पद की गरिमा बनाए रखी और सिकंदर सानी की उपाधि दी। एमबीटी ने योग्यता को महत्व दिया, योग्यता अनुसार पद बांटे और फिरोज तुगलक के समय उलेमाओं का हस्तक्षेप बढ़ गया और लोदी ने समानता व्यवस्था की बात की, यानी कि राजतंत्री ना होकर इस समय व्यवस्था कुलीन तंत्री हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक संरचना देखते हैं। सल्तनत काल की जो प्रशासनिक संरचना थी वो कहाँ पर टिकी हुई थी। देखिए, जो प्रशासनिक संरचना थी वो फारसी और अरबी पद्धति पर आधारित थी। सैन्य संगठन तुर्क और मंगोलों पर आधारित है, यानी कि इनका मिश्रित था। और भू राजस्व जो पद्धति थी वो हिंदुओं से इन्होंने ली थी, यानी कि ये जो प्रशासनिक संरचना थी इनकी ये मिक्स थी, ठीक है ना। फारसी अरबी पद्धति पर
भी आधारित थी, सैन्य संकट तुर्क मंगोलों पर आधारित था, और भू राजस्व का जो सिद्धांत था वो हिंदुओं से इन्होंने लिया था। सुल्तान जो होता था वो होलसेल होता था, उसके नीचे मंत्री आते थे, फिर उसके नीचे आता था अमीर वर्ग। ठीक है ना, अमीर वर्ग एमबीटी के समय आप पढ़ चुके हैं कि ये कमज़ोर हो गया था, और लोधियों के समय ये व्यवस्था फिर से ऊपर बढ़ गई थी। इस समय इसका जो वर्चस्व था अमीर वर्ग का लोधियों के समय बढ़ गया था। उलेमा वर्ग की बात करें, उसके नीचे होते थे उलेमा वर्ग। ये इस्लामी धर्माचार्य होते थे जो शरीयत के आधार पर शासन प्रशासन को चलाने की बात करते थे। उसके रूढ़िकार व्याख्याकार भी ये कहे जाते हैं। देखिए, इस्लामी कानून की अगर बात करेंगे तो इसमें शरीयत, कुरान और हदीस की बात होती है। ठीक है ना, बेसिकली 4 होते हैं, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। ठीक है, कयास क्या होता है? तर्क विश्लेषण होता है। तो बेसिकली उस समय इस्लामी जो कानून था शरीयत, कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग चलता था। उलेमा क्या थे? ये सलाहकार का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे? सलाहकार का कार्य करते थे, और न्यायिक पदों पर इनका एकाधिकार होता था उलेमा वर्ग का। ओके, सल्तनत काल में कुछ विभागों को बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विभाग, ये मान के चलिए इससे एक प्रश्न आपको मिल ही जाना है किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी 2021 के अंतर्गत, खास तौर से पीएससी और लोक सेवा आयोग के पेपरों में। ठीक है ना, दीवाने वजारत ये वजीर का विभाग था। दीवाने आरिज ये सैन्य विभाग था, इसको याद रखिएगा। दीवाने आरिज, आरिज ममालिक इसका प्रमुख होता था, और दीवाने आरिज यानी अर्ज सैन्य विभाग होता था। ठीक है, फिर दीवाने रिशालत ये विदेश विभाग होता था। दीवाने इंसा और दीवाने अशरफ ये पत्राचार विभाग से संबंधित है। दीवाने अमीर कोही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कृषि विभाग से संबंधित है। दीवाने अमीर कोही, जैसे दीवाने आरिज सैन्य विभाग से संबंधित है, वैसे दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित है। दीवाने मुस्तखराज ये राजस्व विभाग से संबंधित है, और इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। जैसे दीवाने अमीर कोही को एमबीटी के द्वारा बनाया गया था। दीवाने अमीर कोही एक कृषि विभाग था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने तकावी ऋण भी बांटे थे। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवाने खैरात, खैरात की बात कौन करेगा? फिरोज तुगलक करेंगे, दान विभाग। दीवाने इस्तिहाक यानी कि पेंशन विभाग। दीवाने बंदगान यानी कि दास विभाग, दासों का विभाग। तो दीवाने बंदगान भी फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। और दीवाने इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग भी फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया। तो दीवाने खैरात भी फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो दीवाने आरिस सैन्य विभाग था। इसके बाद दीवाने अमीर कोही एमबीटी ने बनाया, ये कृषि विभाग था। दीवाने अमीर कोही, ठीक है। दीवाने मुस्तखराज राजस्व से संबंधित था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। इसके बाद दीवाने खैरात, दीवाने इस्तियाक और दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक के द्वारा बनाए गए। दीवाने खैरात दान विभाग से संबंधित था, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था, और दीवाने बंदगान था दास विभाग। ओके, अब बात करते हैं दीवाने वकूफ़ की। ये न्याय विभाग से संबंधित था, उसे जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। दीवाने वकूफ़ जलालुद्दीन खिलजी ने इसे बनाया था। चलिए अब आगे बात करते हैं। गजनवी के प्रारंभिक काल में महमूद गजनवी के वजीर का पद ऊंचा और सम्मानित माना जाता था। फिर आते हैं तुगलक। तुगलक काल भारतीय वजीरात का स्वर्ण काल माना जाता है। तुगलकों के समय में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक के समय में जो वजीर वर्ग था, इनका स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, सैयदों के साथ इनका जो सैयद वंश आया तो वजीरों का महत्व घटने लगा, और लोधियों के समय में वजीरों की जो महत्व था वो सबसे अधिक गिर गया। काजी उल कुजात, ध्यान रखिएगा, काजी उल कुजात ये क्या है? ये न्याय विभाग का प्रधान होता है, काजी उल कुजात। और सदरुस सुदूर ये धर्म विभाग का प्रमुख होता है। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख होता है, और सदरुस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता है। कभी कभी ये दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते हैं। कौन कौन से? काजी उल कुजात और सदरुस सुदूर, काजी उल कुजात और सदरुस सुदूर। फिर आते हैं वारिद मोमालिक, वारिदा मोमालिक, यह सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान होता है, वारिदा मोमालिक। इसे बनाया था बेसिकली बलबन ने भी इसको बना के रखा था, और अलाउद्दीन ने भी इसको बनाया था। ठीक है, एक मुहत्सिब अधिकारी होता था, वो भी शहर का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था।
अब बात करते हैं उद्योगों की। तो कारखाने की अगर बात करें तो फिरोज से पहले कारखानों का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी फिरोज तुगलक से पहले इसका उल्लेख नहीं मिलता है, इसके बाद इनके विस्तार की चर्चा मिलती है। ठीक है। एमबीटी ने अपने राज्यकाल में वस्त्र निर्माण शाला की स्थापना हालांकि की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने वस्त्र निर्माण की जो यूनिट थी वो लगवाई थी। ठीक। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्रांत का गवर्नर होता था, ठीक है, प्रांत का गवर्नर, उसे इक्ता का प्रधान भी कहा जाता था। ठीक है। इसको वली, सुल्तान, नाजिब, नायब या फिर मुफ्ती या इक्तादार कहा जाता था। मुफ्ती को पूर्ण स्वतंत्रता होती थी। जो इक्ता का प्रधान होता था जिसे मुफ्ती कहा जाता था, वली, सुल्तान, नाजिब, नायब, मुफ्ती या इक्तादार भी जिसे कहा जाता था, उसे पूर्ण स्वतंत्रता होती थी उसकी भूमि पर। प्रांतों को जिलों में बांटा जाता था। इन जिलों को शिक भी कहते थे और इसके प्रमुख को कहते थे शिकदार। ओके। प्रांत के गवर्नर को जो है इक्तादार या मुफ्ती कहते थे। जिलों को जो गवर्न करता था उसे सिकदार कहते थे। इसके बाद जिलों को परगने में बांटा जाता था। किसमें बांटा जाता था? परगने में बांटा जाता था, परगने में। ठीक है। इसका जो अधिकार आता था वो आमिल या मुंसिफ के अंतर्गत आता था, परगने का। और परगने के नीचे की इकाई होती थी ग्राम। इसका अधिकारी होता था पटवारी, चौधरी, खुद या मुकद्दम। मुकद्दम को मुखिया माना जाता था। ठीक है। अलाउद्दीन के समय इनसे सारी सुविधाएं छीन ली गई थी जो ग्राम के प्रमुख होते थे, यानी कि पटवारी, चौधरी, खुद और मुकद्दम। ठीक है। तो प्रांत के गवर्नर को इक्ता यानी मुफ्ती या इक्तादार कहा जाता था। प्रांतों को जिले में बांटा जाता था जिसे सिख कहा जाता था, सिकदार उसका प्रमुख होता था। जिलों को परगने में बांटा जाता था जिसका आमिल और मुंशिफ प्रमुख होता था। फिर ग्राम को बांटा जाता था। सबसे नीचे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका अधिकारी जो पटवारी, चौधरी, खुद या मुकद्दम होता था। ठीक है। इसके बाद सैनिक संगठन की बात करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि इनका जो सैनिक संगठन था वो तुर्क और मंगोल दोनों पद्धति पर आधारित था। बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। दीवाने आरिस, कौन सी विभाग था? दीवान या आरिस, भूलना नहीं है बिल्कुल ये, दीवाने आरिस या अर्ज भी लिख के आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी को एक स्थायी सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश ने गुलामों की भर्ती की थी जिसे दल चालीसा क्या कहा गया था? दल चालीसा कहा गया था। इसे बलबन ने समाप्त किया था। सेना को नगद वेतन हालांकि नहीं दिया था और इसके बदले में उन्हें इक्ता दी जाती थी। इक्ता क्या दिया जाता था? इक्ता दिया जाता था। इक्ता या अक्ता आप कह सकते हो। ये इल्तुतमिश के समय था। इल्तुतमिश के समय सेना को नगद वेतन नहीं दिया जाता था बल्कि इक्ता दिया जाता था। मंगोल सेना का वर्गीकरण। मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव पद्धति पर आधारित था और इसे सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था ने भी अपनाया गया था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी मलिक होता था। मलिक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी मलिक होता था। सैनिक सुधारों की दृष्टि से अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण युग, सैनिक दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण युग होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय का। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने अक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था जिसे इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। अक्ता प्रथा किसने स्टार्ट की थी? इसे इल्तुतमिश ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने इसे, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन ने इसे समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन ने घोड़े के दागने की प्रथा प्रारंभ की और फिर फिरोज तुगलक ने अक्ता प्रथा को दोबारा से प्रारंभ करने का श्रेय फिरोज तुगलक को दिया जाता है। दासों की भर्ती भी की फिरोज तुगलक ने की। ठीक है। फिर बात करते हैं सल्तनत कालीन न्याय और दंड व्यवस्था की क्या थी। देखिए आपको पता है पूरी जो व्यवस्था थी वो 4 तरीके से चलती थी: कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। कुरान क्या था? मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत कुरान ही है, आपको पता है। ठीक है। हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद के कथन और कार्य। इज्मा क्या होता है? मुजतहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून या अल्लाह की इच्छा मानी जाती है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो मुजतहिद होता है वह जो इस्लामी कानून होता है उसका विधिशास्त्री या विधिवेत्ता होता है। कयास क्या होते हैं? ये तर्क और विश्लेषण के आधार पर इन पर काम होता है। ठीक है। तो ये कयास होता है। अब बात करते हैं राजस्व व्यवस्था की। इस सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था क्या थी? देखिए राजस्व व्यवस्था की बात करें तो किताब उल खराज,
किताब उल खराज, ये काजी अबू याकूब बगदाद का काजी था, ठीक है। इसकी एक किताब है, इसे इस्लामी इकोनॉमी की सबसे महत्वपूर्ण किताब माना जाता है। किताब उल खराज काजी अबू याकूब की किताब है, किताब उल खराज। इसके बाद 4 प्रकार के टैक्स थे। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जो 5 से 10% लिया जाता था। खराज गैर मुसलमानों पर भूमि कर था, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है। ये 1/3 होता था या 1/2 होता था, यानी कि उस्र मुसलमानों से लिया जाता था, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, ठीक है। उस्र और खराज, बस ऐसे ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उस्र और खराज, ठीक है। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला। फिर खुम्स, ये लूट का धन होता था, लूट का धन होता था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो जैसे उस्र और खराज को याद किया, वैसे ही जकात और जजिया भी एक दूसरे के अपोजिट थे, तो इनको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक। ये आपको मदद करेगा इस तरीके से, ठीक है। फिरोज तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ध्यान रखिएगा, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो उस्र और खराज याद रखिएगा, उस्र मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था, खराज गैर मुसलमानों पर, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर, जजिया गैर मुसलमानों पर, खुम्स लूट का धन था। इसके बाद बात करते हैं कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। अलाउद्दीन और एमबीटी के अलावा किसी ने भी भूमि पैमाइश करके लगान निश्चित नहीं किया, सब ने अनुमान के हिसाब से लगान लेना प्रारंभ रखा। सिर्फ भूमि की पैमाइश की अलाउद्दीन खिलजी ने, चूंकि आपको पता है राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त किया था, और एमबीटी भी वैसी प्रकार का शासक था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खालसा भूमि क्या थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। खालसा केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में जो भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहा जाता था, और इसका जो लगान होता था वो सीधे राजकोष में जाता था। कहाँ जाता था? सीधे राजकोष में। इक्ता क्या था? इक्ता खालसा के अधीन होती थी भूमि, ठीक है। नगद वेतन के बदले इक्ता भूमि दे दी जाती थी, सैनिकों को, अर्धसैनिकों को, अमीरों को दे दिया जाता था। इस इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था, और अलाउद्दीन ने इसे समाप्त कर दिया गया था। हालांकि फिरोज तुगलक के समय सबसे ज़्यादा इक्ताएँ बांटी गई थी। फिरोज तुगलक आपको पता है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। मोहम्मद गोरी ने भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी तथा इल्तुतमिश ने इसे ठोस रूप दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये सब बैक ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अलाउद्दीन ने राजस्व बकाया की वसूली के लिए विजारत, दीवाने विजारत की एक शाखा बनाई थी जिसे मुस्तखरात कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं दीवाने विजारत या मुस्तखरात, दीवाने मुस्तखरात। ये इकोनॉमी से रिलेटेड, एक राजस्व से रिलेटेड एक विभाग था। फिर एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे साम्राज्य को एक ही कर व्यवस्था के अंतर्गत ले आया था, और कृषकों को इसने तकावी ऋण दिए थे। कृषकों को कौन से ऋण दिए थे? तकावी ऋण दिए थे, और इस तकावी ऋण को फिरोज तुगलक ने माफ कर दिया था। संपूर्ण राज्य की आय का एक लेखा तैयार करवाया था। किसने? एमबीटी ने। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण राज्य की आय का लेखा तैयार करवाया एमबीटी ने। फिर फिरोज तुगलक आया तो उसने तकावी ऋण माफ़ कर दिए जो एमबीटी ने दिया था। इसने जजिया भी वसूला, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। इसके अलावा इसने एक सिंचाई कर भी लगाया था जिसे हक-ए-शर्ब कहा जाता था, ठीक है। ये 1/10वां भाग लिया जाता था, फिर उपज का 1/10वां भाग सिंचाई कर के रूप में फिरोज तुगलक लेता था। इसने बाग लगवाए, नहरें खुदवाई, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तकनीक की, कि सल्तनत काल में तकनीकी का क्या विकास था, टेक्नोलॉजी का क्या विकास था। तो रहट का पहला विस्तृत जो उल्लेख है वो 16वीं शताब्दी में बाबरनामा में मिलता है। सल्तनत काल में इसे अरहट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अरहट कहा जाता था। वस्त्र उद्योग में चरखे का प्रयोग मिलता है। पहला उल्लेख हालांकि ईशामी की जो फुतुह उस सलातीन है, ईशामी की एक बुक है फुतुह उस सलातीन, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। फुतुह उस सलातीन में वस्त्र उद्योग में चरखे का पहला उल्लेख ईसामी की फुतुह उस सलातीन में मिलता है, ठीक है। रेशम के कीड़े पालने की प्रथा का होती थी यहाँ पर। कागज़ निर्माण भी होता था, रेशम के कीड़े पालने की प्रथा चलती थी। कागज़ निर्माण, अमीर खुसरो ने हालांकि इसका बहुत इस्तेमाल किया कागज़ निर्माण का। इस काल का प्रमुख आविष्कार फिरोज तुगलक का समय सूचक उपकरण था। फिरोज तुगलक का किसका था? फिरोज तुगलक का समय सूचक उपकरण, समय सूचक उपकरण।
ठीक है। और वस्त्र उद्योग की जानकारी ईसामी की फतूस सलातीन से मिलती, 350 AD की किताब है। अब बात करते हैं व्यापार और उद्योग की। यहाँ पर व्यापार और उद्योग की क्या स्थिति थी, ठीक है। देखिए, व्यापारियों के समूह को तुजार खास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तुजार खास कहा जाता था। MBT का काल व्यापारिक गतिविधियों के लिए सबसे विस्मरणीय है, विस्मरणीय, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। लोधी शासक तो स्वयं भी व्यापारी थे। एक समय इसमें बुक आई थी तबकाते नासरी, जो मिन्हाजुद्दीन सिराज की किताब है, तबकाते नासरी। और ईसामी की किताब कौन सी थी ऊपर? फतूस सलातीन। तो ध्यान रखना है, वस्त्र उद्योग का पहला उल्लेख हमें फतूस सलातीन में मिलता है, और तबकाते नासरी में हमें किसका उल्लेख मिलता है? तबकाते नासरी मिन्हाजुद्दीन सिराज की है। मध्यकाल में अनेक व्यापारिक मार्गों, सूर्य मंदिर तथा शेख बहाउद्दीन जकारिया की खानगा होने के कारण मुल्तान बहुत फेमस था। क्यों था? क्योंकि बहुत सारे व्यापारिक मार्ग मुल्तान से जाते थे, वहाँ सूर्य मंदिर था और शेख बहाउद्दीन जकारिया की पनागाह थी, यानी खानगाह थी। देवल गुजरात क्यों फेमस था? क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था। ध्यान रखना, पोर्ट मतलब बंदरगाह। देवल सल्तनत काल का बंदरगाह देवल था। और बंगाल उस समय चावल और रेशम के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था? चावल और रेशम के लिए। चावल और रेशम के लिए फेमस था बंगाल। प्रसिद्ध चीनी यात्री माहुयान सल्तनत काल के लिए उल्लेख करता है, वहाँ पर रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख करता है। कौन करता है? प्रसिद्ध चीनी यात्री माहुयान भारत में रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख करता है, ठीक है। बनारस पगड़ियों के लिए फेमस था, देवगिरी रत्न के लिए। साउथ में जो देवगिरी है वो रत्न के लिए फेमस था। आपको पता है अलाउद्दीन का पहला आक्रमण कहाँ होता है? देवगिरी में होता है। आयात किसका किसका हम करते थे? देखिए, भारत में घोड़े बहुत अच्छी किस्म के नहीं थे, तो हम क्योंकि युद्ध और इसका काल चल रहा था, तो हम घोड़ों का आयात करते थे। किसका आयात करते थे? घोड़ों का। इसका उल्लेख किया है इब्न बतूता और मार्को पोलो ने। इब्न बतूता और मार्को पोलो ने ये उल्लेख किया है कि हम सल्तनत काल में घोड़ों का आयात करते थे, अस्त्र शस्त्रों का आयात करते थे, दासों का आयात करते थे, और मेवे और फल का भी आयात करते थे ईरान से, ठीक है। निर्यात क्या क्या करते थे? इसके बदले में हम इस्पात निर्यात करते थे, सूती वस्त्र निर्यात करते थे, नील का निर्यात करते थे। नील कहाँ की फेमस थी? लाहौर और बयाना की नील बहुत फेमस थी। अब बात करते हैं हम सल्तनत कालीन सिक्कों के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आप ये समझ लीजिए, बना बनाया रखा है। प्रारंभ में भारत में प्रचलित सिक्कों को ही अपनाया इन्होंने यहाँ आकर, और फिर मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर उसका नाम और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति भी अंकित मिलती है। मोहम्मद गौरी की, ध्यान रखिएगा, उसकी जो एक सिक्के, एक तरफ क्या उसका नाम और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है। फिर MBT ने क्या किया कि इस पर महत्वपूर्ण प्रयोग किए और जो है यहाँ पर एक सांकेतिक मुद्रा चलाने की कोशिश की, और यहाँ पर एक स्वर्ण सिक्का चला, उस समय उसका नाम होता था दीनार। सल्तनत कालीन जो स्वर्ण सिक्का था उसका नाम था दीनार। MBT ने लोगों को चांदी के बदले अदली नाम का सिक्का दिया था। अदली नाम का सिक्का दिया था। अदली कितना था? अदली का जो दाम होता था वो 140 ग्रेन चांदी के बराबर होता था। तांबे का सिक्कम दिरहम था। दिरहम तांबे का सिक्का था। अदली, ठीक है, ये एक सिक्का था जो सोने और चांदी के बदले चलाया गया था, तांबे का, अदली, ठीक है। तांबे का एक सिक्का दिरहम था और स्वर्ण सिक्का दीनार था। अब बात करते हैं कुछ अन्य स्टेटमेंट्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए प्रश्न हैं बैक ईयर में, ठीक है, तो उनकी बात करें। बनायोनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये बैक ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको आप जरूर ध्यान से याद करके रखिएगा। भारत की वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ सल्तनत काल से माना जाता है। सुर्खी का जो ईंटों को जोड़ने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए सुर्खी का प्रयोग होता था, उसमें सुल्तानों, जो सल्तनत काल के सुल्तान थे, उनका योगदान माना जाता है। वेनसांग चीनी यात्री था। उसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है, ठीक है। वेनसांग ने, जो चीनी यात्री था, उसने चालुक्यों के शासनकाल के समय में वो आया था, उसने चीन और भारत के व्यापार जो संबंध थे उनका विवरण किया है। कुछ बैकियर के क्वेश्चन हैं, उसमें मिलाने के लिए दिया गया था टेबल, उसको मिला लेते हैं। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में। नागार्जुन कुंड आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में, और अरिकामेडु है पुडुचेरी।
अरिकामेडु कहाँ है? पुडुचेरी में है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है और हम्पी कर्नाटका में है। अब बात कर लेते हैं ये मिलाने के आया था कौन किसका टाइम पीरियड है। तो कबीर का टाइम पीरियड है 1440 से 1510, 1440 से 1510, और गुरु नानक का टाइम पीरियड है 1469 से 1538, 1469 से 1538। ठीक है ना, ये भी लगभग बराबर है, लेकिन कबीर के बाद गुरु नानक आते हैं। ठीक है, क्योंकि गुरु नानक के जो दोहे हैं या गुरु नानक का जो गुरु ग्रंथ है उसमें कबीर के दोहे भी लिए गए हैं। फिर आते हैं चैतन्य 1466 से 1533, लगभग इनका सेम पीरियड है 1466 से 1533। और फिर आती है मीराबाई 1498 से 1546, 1498 से 1546, ये ध्यान रखिएगा। कबीर 1440 से 1510, ये है कबीर का टाइम पीरियड। ठीक है, फिर गुरु नानक, इनका टाइम पीरियड है 1469 से 1538, कबीर के बाद आएंगे गुरु नानक। और चैतन्य, इनका भी टाइम पीरियड लगभग सेम है 1466 से लेकर 1533 तक। और फिर आएंगी मीराबाई लास्ट 1500 के टाइम पीरियड 1400 कुछ में, मीराबाई 1498 से 1546 तक। ठीक है, कुछ महिला सुल्तानाओं की जो शासक हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है महिला शासक। ठीक है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक थी, दिल्ली राजधानी थी। रानी रुद्रम्मा काकतीय वंश की शासक थी, 1260 से 91 तक इन्होंने शासन किया। द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी काकतीय वंश की। मखदूम जहां 1461 से 1469 बहमनी राज्य की शासिका थी, इसकी राजधानी थी दक्षिणी बहमनी। इसके बाद रानी दुर्गावती 1560 से 1564 का टाइम पीरियड है, अकबर के समय का। गोंड की राजधानी थी और इसकी राजधानी थी गढ़कटंगा, गोंड की शासिका थी, इसकी राजधानी थी गढ़कटंगा। रानी दुर्गावती, गोंड 1560 से 64। चांद बीबी सुल्ताना 1595 से 96 के बीच में 1 साल शासन किया, अहमद शाही वंश की थी, अहमदनगर से शासन किया, अहमदनगर इसकी राजधानी थी। बेगम बड़ी साहिब 1556 से 1663, आदिल शाही बीजापुर में शासन किया। और ताराबाई 1700 के आसपास भोसले वंश से संबंधित थी और मराठा में शासन इन्होंने किया था। तो रजिया सुल्तान से रानी रुद्रम्मा काकतीय वंश की थी, 1260 से 90 के बीच में द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। और मखदूम जहां बहमनी में दक्षिणी बहमनी राजधानी थी 1461 से 1469। तो रजिया, रानी रुद्रम्मा, मखदूम जहां, रानी दुर्गावती, गोंड, गढ़कतंगा। चांद बीबी सुल्ताना अहमद शाही वंश की, अहमदनगर राजधानी। बेगम बड़ी साहिब, आदिल शाही बीजापुर और ताराबाई भोसले मराठा 1700 के आसपास किया गया। तो ये पूरा था हमारा सल्तनत काल का प्रशासन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सल्तनत काल के जो पूछे गए हैं, और ये प्रश्न पूछे गए कि जैसे कोहिनूर हीरा, इसका वजन कितना, 320 रत्ती, गोलकुंडा से खान से मिला था। गोलकुंडा कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है ना, यहाँ से निकाला गया था। इसे प्रताप रुद्रदेव से लेकर मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, 1310 में इसे भेंट दिया था। ठीक है ना। फिर क्या हुआ इसमें कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 के बाद यह ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से हुमायूं को मिला। ठीक है, 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद इसे ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से इसे हुमायूं को मिला। और हुमायूं के बाद जो मुगल थे मोहम्मद शाह, उससे लेकर चला गया नादिर शाह, और नादिर शाह से लिया अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली से उसके बेटे ले लिया शाह सूजा ने, और शाह सूजा से मिला रणजीत सिंह को, और रणजीत सिंह ने दिया इसे डलहौजी को। रणजीत सिंह ने नहीं, रणजीत सिंह के जो आखिरी वारिस थे दलीप सिंह, इन्होंने दिया लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी ने दिया ब्रिटेन की महारानी को। ठीक है। पद्मिनी की कथा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में है। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी कौन थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी। तो ये हमारा पूरा प्रशासन हो गया, सल्तनत कालीन प्रशासन। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको यूपी पीसीएस 2021-2022 से संबंधित पूरी सामग्री, जितनी यथाशक्ति सामग्री मिल सकती है आपको जरूर मिलेगी। जितना भी पॉसिबल हो सकता है आपकी तैयारी में ये चैनल आपको सहयोग करेगा। थैंक यू वेरी मच।